प्रिय विद्यार्थियों, कृषि कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख आधार है, जिसमें भारत भी एक प्रमुख देश है। आज हम प्राथमिक क्रियाओं की इस श्रृंखला में कृषि के अंतर्गत मिश्रित कृषि और रोपण कृषि की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मिश्रित कृषि से सामान्यतः विद्यार्थी यह आशय ले लेते हैं कि एक खेत में एक वर्ष में कई प्रकार की सह फसलों का उत्पादन करना मिश्रित कृषि है, लेकिन यह इसका सही अर्थ नहीं है। मिश्रित कृषि से तात्पर्य होता है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना। इसलिए मिश्रित कृषि की परिभाषा देते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन दोनों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार मिश्रित कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को भी प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था किसान को कई विकल्प उपलब्ध करवाती है। मिश्रित कृषि में चारे की फसल का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है, जिस पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न नस्ल के पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। तो इनमें जैसे भेड़ है, सूअर है और अनेक किस्म और नस्ल के मवेशी हैं। तो इस प्रकार की कृषि में मध्यम आकार के खेत होते हैं, अर्थात खेत का आकार जो होता है वो मीडियम साइज का होता है, तथा इस कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस कृषि में हम पशुओं का पालन करते हैं और पशुओं के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको तकनीक के माध्यम से प्रसंस्कृत करके बाजारों तक पहुंचाया जाता है। तो मिश्रित कृषि में तकनीकी का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। मिश्रित कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप के जो ये देश हैं, ये अटलांटिक तट के आसपास वाले देश हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, इसके साथ ही उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग इसमें शामिल किया जाता है। इसके साथ ही दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में भी मिश्रित कृषि की जाती है। तो मिश्रित कृषि के क्षेत्र के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है कि किन क्षेत्रों में मिश्रित कृषि की जाती है। तो भारत के कुछ हिस्सों में भी मिश्रित कृषि की जाती है, जहां पर कृषि के साथ पशुपालन को प्रमुख रूप से महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार अब हम आ जाते हैं दूसरा जो प्रकार है कृषि का, वो है रोपण कृषि। रोपण कृषि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें फसलों को रोप कर या रुपाई की विधि से फसलें उगाई जाती हैं और उनसे उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो धान की जो फसल है वो रोपण कृषि की प्रमुख फसल है। रोपण कृषि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश और अन्य जो यूरोपीय देश थे, उन्होंने रोपण कृषि को प्रमुख रूप से प्रचलित किया। उन्होंने रोपण कृषि को इसलिए प्रचलित किया क्योंकि सभी यूरोपीय देश शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं और वहाँ पर ऐसी फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता जो उष्ण कटिबंध में पैदा होती हैं। इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के मसाले, चाय, कॉफ़ी आदि का उत्पादन उष्ण कटिबंध के देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करके वहाँ के लोगों को श्रमिकों और मजदूरों के रूप में उन बागानों में कार्य करवा करके रोपण कृषि की पद्धति को प्रारंभ किया। तो रोपण कृषि में सबसे प्रमुख इस प्रकार औपनिवेशिक कृषि की देन है। रोपण कृषि जो है वो औपनिवेशिक युग की देन है। औपनिवेशिक युग में अनेक यूरोपीय देशों ने द्वीप समूहों तथा अपने उपनिवेशों में रोपण फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया था। तो रोपण कृषि में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील में कॉफ़ी के बागान लगाए। उन कॉफ़ी के बागानों को आज हम फेजेंडा कहते हैं। तो फेजेंडा से संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में कि फेजेंडा किसे कहते हैं। तो ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें हम फेजेंडा कहते हैं। स्पेन और अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि प्रारंभ की। इसी प्रकार फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी की कृषि प्रारंभ की तथा ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका में चाय की कृषि प्रारंभ की तथा मलेशिया में रबड़ की कृषि
तथा पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले की कृषि प्रारंभ की। तो इस प्रकार रोपण कृषि एक तरीके से हमारे औपनिवेशिकरण से प्रारंभ हुई कृषि है। इसमें फसलें पौधे रोपण के द्वारा बोई जाती हैं। जी हाँ, पौधे के रोपण के माध्यम से फसलों को बोया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की रोपण कृषि में वैज्ञानिक विधियों से कृषि की जाती है। उन्नत तकनीकों को अपना करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह कृषि एक फसली कृषि होती है। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसमें एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। जैसे नारियल के अगर बागान है तो नारियल ही नारियल वहाँ पर उत्पादित होंगे, या फिर धान होगा, या कॉफी होगी, या चाय होगी। तो एक ही फसल के उत्पादन पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। यह कृषि उष्ण कटिबंधीय वर्षा के क्षेत्रों में की जाती है तथा इस कृषि में विस्तृत आकार के खेत पाए जाते हैं। इस कृषि में चाय, रबड़, केला, गन्ना, नारियल और कॉफी जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार मिश्रित कृषि और रोपण कृषि में अंतर करना भी हम सीख सकते हैं। जैसे कि मिश्रित कृषि है, इसमें कृषि और पशुपालन साथ साथ में चलते हैं, जबकि रोपण कृषि में फसलों को रोप करके रुपाई की विधि से बोया जाता है। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, जबकि रोपण कृषि में खेतों का आकार वो विस्तृत होता है, यानी बड़े आकार के कृषि फार्म यहाँ पर होते हैं। जो मिश्रित कृषि है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में और उत्तरी पूर्वी यूरोपीय देशों में मुख्य रूप से की जाती है, जबकि रोपण कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो इस प्रकार मिश्रित और रोपण कृषि दोनों ही अलग अलग जलवायु वाले देशों में की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सागर है और भूमध्य सागर के तट के आसपास की जाने वाली कृषि या भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु में की जाने वाली कृषि को हम भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है खट्टे एवं रसदार फलों का उत्पादन। इस क्षेत्र में खट्टे एवं रसदार फलों का उत्पादन बहुतायत से होता है और फलों के विस्तृत बागान यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए खट्टे फलों के उत्पादन में इस क्षेत्र को पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो भूमध्य सागर उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप और इसके पूर्व में एशिया महाद्वीप है। तो इसके तटीय क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार यहाँ पर प्रमुख जो फल है उसका नाम है अंगूर। अंगूर यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है। उच्च स्तर के जो अंगूर होते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले, उन अंगूरों से मदिरा या शराब का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रांस में जो शैंपेन है वो मदिरा उत्पादन का पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। और जो कम क्वालिटी के अंगूर होते हैं, निम्न गुणवत्ता के अंगूर होते हैं, उनसे मुनक्का या किशमिश का निर्माण किया जाता है। इन फलों के अलावा जैतून, अंजीर, खुबानी जैसे अन्य फलों का उत्पादन भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फलों के साथ साथ कुछ फसलें और पशुओं का भी पालन किया जाता है। तो पशुपालन पर यहाँ चारे की फसल बोई जाती है और उनके ऊपर पशुओं का पालन किया जाता है। तो जिनमें दूध के लिए पशुओं का पालन किया जाता है, साथ ही मांस के लिए भी पशुओं का पालन किया जाता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि में बसंत काल में यहाँ गेहूं की कृषि भी की जाती है। तो इस प्रकार भूमध्य सागरीय कृषि की जो विशेषताएं हैं उनमें फलों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को फलोद्यान की भूमि कहते हैं, द लैंड ऑफ ओकार्ड कहते हैं। और यह जो क्षेत्र है इस भूमध्य सागरीय कृषि के, उनमें सबसे पहले आता है भूमध्य सागर के तटवर्ती देश। तो भूमध्य सागर के तटीय देश सभी इसमें शामिल हैं।
जैसे अफ्रीका का ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र तथा यूरोप के देश हैं जैसे कि इटली हो गया, और कुछ अन्य देश जो भूमध्य सागरीय तट से स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार दूसरा इसका प्रमुख क्षेत्र है वो दक्षिणी कैलिफोर्निया है, जहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तीसरा इसका क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में, मध्य है चिली में, तथा दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग भी भूमध्य सागरीय कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार भूमध्य सागरीय कृषि अपनी इन विशेषताओं के साथ पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। दूसरी जो प्रमुख कृषि है वो है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन पर आधारित है। इसमें दुधारू पशुओं का पालन पोषण किया जाता है और उनसे जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जैसे दूध है, दूध के अलावा ऊन है, मांस है, चमड़ा है, उन पर आधारित यह कृषि है। लेकिन यहाँ पर प्रमुख रूप से जो दूध है और दूध से उत्पादित की जाने वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे पनीर है या उससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं, उन पर आधारित यह कृषि है। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इस प्रकार की कृषि में उच्च तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, तथा इस प्रकार की कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी उत्तम नस्ल तथा उनकी प्रजनन आदि विशेष सुविधाओं का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। वर्ष भर यहाँ पर श्रम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कृषि में तो एक ऐसा समय आता है जब हम कम मानवीय श्रम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जो डेयरी कृषि है उसमें वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, इसलिए यह कृषि श्रम गहन कृषि है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें एक है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, तथा दूसरा प्रमुख क्षेत्र है कनाडा, और तीसरा इसका प्रमुख क्षेत्र है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार डेयरी कृषि अपने डेयरी उत्पादों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाजार के सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। बाजार के लिए सब्जी की कृषि या उद्यान कृषि प्रमुख रूप से नगरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके की जाती है। इस प्रकार की कृषि में मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किया जाता है, अर्थात जिनसे तुरंत नकदी प्राप्त हो, जैसे इनमें सब्जी, फल और फूलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से नगरीय मांग की पूर्ति हेतु की जाती है, अर्थात बड़े बड़े महानगरों में वहाँ की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फल, फूल और सब्जियों की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में छोटे आकार के खेत होते हैं, तथा इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी व अधिक तकनीक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाने वाले होते हैं। ऐसे में उनको परिस्थितियों में या कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है। इस प्रकार की कृषि को नीदरलैंड में जो पुष्प उत्पादन की कृषि की जाती है, जिसमें ट्यूलिप जो पुष्प है वो सबसे प्रमुख उत्पादन है। ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ट्रक के द्वारा एक फार्म से एक सिटी तक यानी एक शहर तक एक रात में तय की गई दूरी के आधार पर इसको हम ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं, अर्थात नगर और महानगर के आसपास के क्षेत्रों में फल सब्जियों की कृषि की जाती है, और उन फार्मों से सब्जी आदि को भरकर के ट्रक रात को चलते हैं और सुबह तक नगर में पहुंचे जाते हैं, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहते हैं। ये कृषि वैज्ञानिक विधि से की जाती है। इस प्रकार बाजार के लिए जो सब्जी की खेती और उद्यान कृषि है, यह वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली कृषि है। अब हम आते हैं सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। कृषि के दो अन्य रूप हैं जिन्हें हम सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि के नाम से जानते हैं। सहकारिता का नारा है सब एक के लिए और एक
सबके लिए। तो इसमें कृषक जो समूह है वो एक सहकारी संस्था के माध्यम से कृषि करते हैं। वो सहकारी संस्था किसानों को उचित मूल्य पर कीटनाशक, दवाइयाँ, खाद, बीज आदि उपलब्ध कराती है तथा इसमें सामूहिक हित पर की जाने वाली कृषि है, जिसमें विभिन्न आदानों को की सहायता देने के साथ साथ विपणन में भी सहायता, यानी जो उत्पादन होता है उनके बेचने में भी सहायता की जाती है। इस प्रकार की कृषि डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्वीडन में मुख्य रूप से की जाती है। सहकारिता आंदोलन डेनमार्क में सबसे सफल आंदोलन रहा है। सामूहिक कृषि की बात करते हैं तो सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है। यह समाजवादी समाज के सिद्धांत पर आधारित है। ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार की कृषि में सामूहिक श्रम किया जाता है संपूर्ण समाज के द्वारा और लाभ को आनुपातिक रूप से वितरित कर लिया जाता है। इस प्रकार की कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज के नाम से जानते हैं। कोल खोज से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि कोल खोज क्या है। तो कोल खोज सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का नाम है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। इस प्रकार कृषि के महत्वपूर्ण जो प्रकार थे उन पर हमने इस अध्याय में चर्चा की है। कृषि के अनेक विविध प्रकारों में एक चीज हमें देखने को मिली है कि आदिम कृषि से लेकर के आधुनिक प्रकार की कृषि में धीरे धीरे सतत रूप से तकनीक में और उनकी विधियों में परिवर्तन आया है। प्राथमिक क्रियाओं के इस अध्याय के आखिरी चरण में अब हम एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया खनन का अध्ययन करेंगे। खनन क्या है? खनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें यांत्रिक विधियों से भूमिगत खनिजों को खोद करके खनन की क्रिया करके बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार भूगर्भ में स्थित विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोद करके यांत्रिक विधियों से हम बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। तो विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर अनेक खनिज मिलते हैं, वहाँ पर खनन की प्रक्रिया प्रमुख रूप से की जाती है। तो खनन को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख यहाँ पर कारक हैं, एक है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। भौतिक कारक कौन सा है? भौतिक कारक है खनिज निक्षेप के आकार एवं उनकी श्रेणी, अर्थात किसी देश में स्थित खनिजों के निक्षेप कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं तथा उनकी श्रेणी या गुणवत्ता किस हद तक है। तथा दूसरा प्रमुख कारक है आर्थिक कारक है, जिसमें खनिजों की मांग, उनकी तकनीक तथा उपयोग और अवसंरचना हेतु उपलब्ध पूंजी को शामिल किया जाता है। आर्थिक कार्य क्रिया आर्थिक कारकों में परिवहन और श्रम को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार खनन एक महत्वपूर्ण प्राथमिक गतिविधि है और खनन की दो विधियां प्रचलित हैं, भूमिगत खनन और कूपकी खनन। जब धरातल में ऊपरी सतह का खनन किया जाता है, ऊपरी सतह के आसपास के धरातल का कम गहराई में खनन किया जाता है, उसे हम भूमिगत खनन या विवृत खनन कहते हैं। जबकि खनन को अधिक गहराई में कूप बना करके कुओं के माध्यम से खनन किया जाता है, उसे हम कूप की खनन कहते हैं। जैसे हमें कोयला निकालना है, चूना पत्थर निकालना है, जिप्सम निकालना है, तो हम भूमिगत खनन की विधि को अपनाते हैं। जबकि हमें गहराई से तेल निकालना है, ड्रिलिंग करके प्राकृतिक गैस निकालनी है, तो हम कूप की खनन के प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। इस प्रकार खनन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और विश्व के कुछ देश जैसे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर देश की आय का 50% भाग खनन की गतिविधि से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे शहर भी
बस गए हैं, जो खनन की गतिविधि के कारण ही विपरीत जलवायु होते हुए भी वहाँ पर प्रमुख शहर बस गए हैं। तो इस प्रकार खनन की जो प्रक्रिया है वो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में शामिल की जाती है। जय हिंद।